हफ्ते की दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। दुनिया भर के बाजारों में भले ही सुस्ती के हो संकेत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी चुस्त और दुरुस्त होकर सेंचुरी मारने के मूड में आता हुआ दिख रहा है। तो मजबूत शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि नया हफ्ता है, ढेरों खबरों पर आपको डालनी है नजर। नतीजे भी अब शुरू होने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स हर बार की तरह स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा भी। सर बताएं, इतने सारे एक्शन के बीच आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं? डीप ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं, वो है एकदम सुस्ती के। कोई खास एक्शन है नहीं। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को भी थोड़े कमजोर रहे, ऊपरी स्तरों से फिसल कर डाउ दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ। नैस्डैक लगातार चौथे दिन कमजोर रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर वीकेंड पर जो सुनने को मिली, देश की दिग्गज आईटी कंपनी, देश की नहीं दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस, यहां पर 12 तारीख को जो नतीजे आने वाले नतीजों के साथ साथ अब बायबैक पर भी कंपनी विचार करेगी। तो जी बिजनेस की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च पर मुहर लगती हुई, जहां हमने कहा था कि किस तरह से आईटी कंपनियों के पास भरपूर कैश है, बिजनेस आउटलुक जबरदस्त है, ऐसे में कंपनियां इस पैसे का इस्तेमाल बायबैक के लिए कर सकती है और उसकी शुरुआत टीसीएस करता हुआ नजर आ रहा है। 12 जनवरी को बोर्ड बैठक के साथ इस पर भी विचार होगा। डीमार्ट, इसके नतीजे आए उम्मीद के मुताबिक और राहत देने वाले नतीजे, क्योंकि आमतौर पर जो जिस तरह से एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे आते दिख रहे हैं, बिजनेस अपडेट आते हुए दिख रहे हैं तीसरी तिमाही के, उसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिखे। कोरोना के मामले 1 लाख से ज़्यादा लगातार 30 दिन आते दिखे हैं, उसका असर आप देख ही सकते हैं। करीबन 2.25 लाख नए मामले आए और हर राज्य अपने अपने तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। वो अलग बात है कि प्रतिबंध कागजों में है, लोगों के दिमाग में नहीं, लोगों के दिल में नहीं, और लागू होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिख रही है। कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चिंता और डर कम है। ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं आज के लिए जिन पर हमें रखनी है नजर। दीप, बिल्कुल, तो कोरोना तो अभी भी तेजी से फैल रहा है, बट चिंता थोड़ी कम है। रिस्ट्रिक्शंस थोड़े बड़े हैं। नतीजों के लिहाज से भी सर इंपॉर्टेंट हफ्ता है। काफी सारी चीजों पर आपकी राय लेनी है, पर एक बार ये जो ग्लोबल मार्केट का एक्शन है, स्पेशली पिछले हफ्ते का, ये थोड़ा समझा जाए सर, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में तो अमेरिकी बाजार नए रिकॉर्ड्स बना रहे थे। इनफैक्ट एज लेट एज ट्यूसडे डाउ पर हमने नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा, पर उसके बाद से जो अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई है, बॉन्ड यील्ड में हमने भारी बढ़त देखी है, 2 साल की ऊंचाई पर है। और इस हफ्ते से नतीजों के साथ साथ फेड चेयरमैन का बयान है, इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कैसे समझे इस पूरे ग्लोबल मार्केट एक्शन को, और जो ऊंचाई से अमेरिकी बाजारों में हमने गिरावट देखी है, कैसे देखें इसे सर? दीप, अमेरिकी बाजारों में जो कुछ भी एक्शन है उम्मीद के मुताबिक ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डर जो है कि महंगाई बढ़ रही है, उसे काबू में लाना जरूरी है, टेपरिंग होनी ही है, इसके साथ ही साथ ब्याज दरें बढ़नी है। और जिस तरह से अब आंकड़े जो आपके आते दिख रहे हैं, वो पैंडेमिक के पहले के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, उसके मुकाबले में आंकड़े आते दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्लियर कट है कि इकोनॉमी मजबूत हो रही है और बेरोजगारी जो कोविड शुरू हुआ था उसके पहले के जो लेवल्स पर आ चुकी है। इसका मतलब यह कि अब इकोनॉमी को और ज़्यादा बहुत सहारे की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है फिर ऐसे में मार्च में ही आपको ब्याज दरों में पहली बढ़ोतरी होती हुई दिखे। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये अंदाज़ा नहीं है। तो कुछ डेवलपमेंट्स जो होते दिख रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक होते दिख रहे हैं, और वो थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों को लाइफ हाई बनाने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेंज बाउंड या प्रॉफिट बुकिंग का मूड माहौल दिखा रहे हैं। बेसिकली अमेरिकी बाजारों में आगे बढ़ने के लिए अब ट्रिगर की जरूरत है। अब वो ट्रिगर कहाँ से होगा, मैक्रो से होगा या माइक्रो से होगा, ये देखने वाली बात है। मैक्रो से मेरा मतलब ये कि क्या कोई इकोनॉमिक डेटा ऐसे हैं जो आगे के लिए ट्रिगर दे सकते हैं। वो दोनों ही तरफ का, तेजी या मंदी का हो सकता है, मसलन कि बेरोजगारी के आंकड़े, महंगाई के आंकड़े, इस तरह के कोई आंकड़े एक बड़ा ट्रिगर दे सकते हैं, या फिर माइक्रो फैक्टर्स यानी कि कंपनियों के नतीजे। मेरा ये समझना है दीप कि पिछला हफ्ता हमने मैक्रो फैक्टर्स पर निकाला है, ये हफ्ता और अब आने वाला हफ्ता अमेरिकी बाजारों में माइक्रो फैक्टर्स पर, कंपनियों के नतीजों पर फोकस करेगा। तो अब जो मुकाबला करना है, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती ब्याज दरों में बढ़ोतरी और टेपरिंग की शुरुआत का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है। अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक और उम्मीद से बेहतर आए तो अमेरिकी बाजार टिक पाएंगे और मजबूत हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस रिजल्ट सीजन की सबसे ज़्यादा अहमियत है पिछले कई रिजल्ट सीजन के मुकाबले में अमेरिका में, क्योंकि यही बाजार की चाल और दशा तय करेंगे। अगर थोड़े भी नतीजे ढीले आते हुए दिखे और उसके ऊपर टेपरिंग का डर, तो फिर ऐसे में फेड का जो एक्शन है वो बाजार पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अगर कंपनियों की कमाई बराबर बनी रहती है
तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर फेड चिंतित भी है, तब भी कोई डर की बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर कंपनी की कमाई उम्मीद से कम भी आती है, कमाने का मतलब ये नहीं कि नुकसान करने लगेगी या बिल्कुल ही यू टर्न ले लेगी, जितनी उम्मीद है उससे कमाएगी, फेड को उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे न रहे, बल्कि उन्हें तो सिर्फ कंपनी की साल दर साल ग्रोथ देखनी है। अगर वो ग्रोथ रहती है और तो ऐसे में संभावना ये बन जाती है कि फिर फेड अपनी जो हाइक है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है और टेपरिंग की जो शुरुआत है वो करते हुए दिखे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस बार के नतीजे सबसे ज़्यादा अहमियत वाले होंगे। तो अगर अमेरिकी बाजारों को यहाँ से मजबूती दिखानी है तो रिजल्ट सीजन की दमदार शुरुआत करनी होगी, और वो शुरुआत होने के बाद अमेरिकी बाजार फिर और ऊपर बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े रिजल्ट सीजन के पहले अमेरिकी बाजार इसी तरह से थोड़े से शांत और खामोश होते हुए दिख रहे हैं। डाउ शुक्रवार को भी मजबूत होने की कोशिश करता हुआ दिखा, हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई। नैस्डैक लगातार 4 दिनों से गिर रहा है। उम्मीद करें कि आज हफ्ते की शुरुआत में 5वें दिन नैस्डैक में थोड़ी रिकवरी दिखे, डाउ भी थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखे। तो ओवरऑल मुझे लगता है बड़े रिजल्ट सीजन के इंतजार में है अमेरिकी बाजार इस वक्त। जी बिल्कुल, तो अब नतीजों की तरफ बाजार की फोकस बन जाएगी। और सर, हमारे बाजार भी नतीजों के लिए हैं तैयार। दिग्गज आईटी कंपनीज के पहले नतीजे आएंगे, एवेन्यू के नतीजों पर आज रिएक्शन भी रहेगा। तो नतीजों के लिहाज से हमारे बाजार की अप्रोच बताइए। और उससे पहले जो हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव रिसर्च कुछ ही दिन पहले जो हमने बताई थी कि एक और बड़े बायबैक सीजन के लिए तैयार हो जाइए आईटी कंपनीज की तरफ से नए साल में, नए वित्त वर्ष में, वो भी एकदम सही साबित होती हुई टीसीएस 12 तारीख को नतीजों के साथ बायबैक पर भी विचार करेगी सर। बिल्कुल दीप, और इस बीच मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बात और ग्लोबल मार्केट्स में जो है उसको मैं कहना रह गया है कि देखिए, अमेरिकी बाज़ारों में कहीं भी दूर दूर तक कोविड केसेस की बात नहीं हो रही, जबकि अमेरिकी बाज़ारों में अमेरिका में कोविड के मामले लाखों में आते हुए दिख रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं। सो बेसिकली अमेरिका और दुनिया भर के बाज़ार कोविड की चिंताओं से उभर कर अब अपने अपने ट्रिगर्स पर ट्रेड कर रहे हैं। अब आइए, जिसका बात आपने कहा, हमारे नतीजों के सीजन की शुरुआत जो हो रही है 12 तारीख को, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दिन है जहां आईटी के 3 दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो अपने नतीजे पेश करेंगे। तो एक साथ 3 दिग्गजों के नतीजे आने हैं, और उसमें भी एक खुशखबरी टीसीएस की तरफ से जो आती दिखी, और वो ये है कि आपको 12 तारीख को बोर्ड बैठक में बायबैक पर भी विचार किया जाएगा। काफ़ी लोगों को सरप्राइज लगा होगा, लेकिन दीप हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते हम इसके लिए एक्सक्लूसिव रिसर्च जो लेकर आए थे कि किस तरह से आईटी कंपनियों के पास भरपूर कैश है, किस तरह से आईटी कंपनियों में आगे का कारोबार मजबूत नज़र आ रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि आईटी कंपनियां आपको बायबैक करती हुई दिखेगी, और 15-16 हज़ार के आसपास का करोड़ का अगर एक टीसीएस का बायबैक फिर से आ जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। आज हम फिर से कोशिश करके आज ही ये रिसर्च रखने की कोशिश करेंगे कि टीसीएस का बायबैक कितना हो सकता है, कितनी प्राइस का हो सकता है, वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल तो पक्का ही है, वैसे तो 99% हम आज ही आपके सामने रखेंगे, लेकिन अच्छा लगता है जबकि कोई क्वालिटी रिसर्च की जाए और उसके सामने वो सही और सटीक साबित होती दिखे और हमारे दर्शकों को हम एक कदम आगे रख पाएँ। देखिए दीप, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे ट्रेडिंग कॉल्स आते हैं, हर मिनट 2 मिनट में हमारे सारे इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं। ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की एक्सक्लूसिव रिसर्च कई सारे स्टॉक्स पर, कई सारे सेक्टर्स पर हम लेकर आते हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं आपको वो कहीं नहीं मिलेगी। कोई इतनी मेहनत नहीं करता। देखिए, ट्रेडिंग कॉल आना 30 सेकंड का काम है, लेकिन इस तरह की रिसर्च बनाना 3 दिन का काम है कि आप किसी सेक्टर पर पहले रिसर्च करें, उस सेक्टर के 5, 7, 8 स्टॉक देखें, उनका ट्रेंड देखें, एक बार नहीं, 2 नहीं, 3, 5, 7 साल के आप डेटा देखें, 8 साल के डेटा देखें, उनको कोलेट करें, फिर उसमें से ट्रेंड निकालें और फिर उसके बाद रखें। मसलन आपको मैं बताऊं, हाल ही में जो हमने एक और रिसर्च रखी थी कि किस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी में से स्टॉक बाहर निकलते तो उस पर क्या एक्शन होता है, और सरप्राइजिंगली सबके लिए ये था कि बजाज ऑटो बाहर निकलने के बाद 9-10% बढ़ सकता है। कोई ये नहीं सोच सकता कि सेंसेक्स से बाहर निकलने के बाद स्टॉक बढ़ना चाहिए, लेकिन यही चीज़ है जिसमें आपको मेहनत करनी होती है, ट्रेंड निकालना होता है। और रहा सवाल, इसीलिए न सिर्फ ट्रेडिंग कॉल से आपके लिए बेहतरीन रिसर्च है, न सिर्फ बेहतरीन रिसर्च है बल्कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी होते हैं। आप एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में देखिए, 6 आइडियाज़ आपको रोज मिलते हैं। इसके अलावा 10 की कमाई में पोजिशनल आइडियाज़ मिलते हैं। अब इन्वेस्टर्स के लिए इससे ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत हो नहीं सकती, तो हम एक पूरा बुके देने की जो कोशिश करते हैं कि जिसमें आपके ट्रेडिंग कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, एक्सक्लूसिव रिसर्च और इन सब के साथ
चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट। तो आज टीसीएस के इस बढ़िया बाईबैक के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर आईटी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो जनवरी का महीना उनके लिए बेहतरीन होता ही है। ये रिसर्च भी आपने देखी कि बजट के पहले किस तरह से कौन से सेक्टर्स आपको कमाल करके दिखाते हैं जिनमें आईटी सबसे ऊपर था। तो बस हर तरह की आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो ट्रेडिंग कॉल से लेकर एक्सक्लूसिव रिसर्च हो या फिर आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स हो। तो आई एम श्योर आईटी शेयरों के लिए इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, स्माइल तो आज बहुत ही बड़ी हो रही है क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च सही साबित हुई और ही ऐसी बेहतरीन एक्सक्लूसिव रिसर्च हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। पर सर, अब ये आईटी को बायबैक का सहारा मिल गया, अर्निंग्स है, बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या अब निफ्टी भी 18,000 क्रॉस करने के लिए तैयार है? क्योंकि पिछले हफ्ते की वॉलेटिलिटी में और 2 दिन गैप डाउन के बाद भी हमने देखा कि बाजार ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करा है। दीप, एक अच्छी बात जो इस बाजार में दिख रही है वो ये कि बाजार गिरने से इनकार कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसको गिरना होता तो गुरुवार का दिन बहुत ही बढ़िया था गिरने के लिए, इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता था, लेकिन कोई खास गिरावट हुई नहीं और रिकवरी बड़ी स्मार्ट और शार्प मिली। एक चीज़ क्लियर कट है कि टेक्सचर बदल चुका है। माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार का दिन, क्योंकि गुरुवार के दिन आपने अच्छी खासी बिकवाली के आंकड़े बुधवार या गुरुवार को देखे थे, मैं एक दिन से कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट एनीवे, जो बड़ी बिकवाली एफआईज की तरफ से आई थी और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हम कमज़ोर हो सकते थे हुए नहीं, और उसके बाद एफआईज के आंकड़े भी उतने ख़राब हुए नहीं। तो मेरा ये समझना है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो चुका है, ट्रेडिंग रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और कोई बड़ी बात नहीं, आज या फिर इसी हफ्ते आप 18,000 की तरफ बढ़ जाएं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आज या इसी हफ्ते, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्या चाहिए, 2-3 चीज़ें। पहला, एफआईज की तरफ से बिकवाली ना आए, नहीं आ रही है। एक सेशन छोड़कर शुक्रवार के सेशन में फिर से हल्के फुल्के ही सही खरीदारी के आंकड़े हैं। दूसरा, घरेलू फंड ज़्यादा न बेचे, नहीं बेच रहे हैं। तीसरा, आपको कुछ एक अच्छी लोकल न्यूज़ मिल जाए जिससे मूड अच्छा हो जाए। कि वो लोकल न्यूज़ क्या कोरोना के फ्रंट पर आ सकती? जी नहीं, क्योंकि अगर आ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोरोना से जब हम मूड ही नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम खराब ही नहीं हो रहे हैं, तो अगर कोई अच्छी खबर आ भी जाए तो कोरोना की वजह से हम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो फिर क्या चाहिए? फिर कोई एक दिग्गज स्टॉक को लेकर बढ़िया खबर आ जाए जो आपको टीसीएस पर आते हुए दिख रही है कि टीसीएस और आईटी शेयर अगर लीडरशिप ले ले तो आज 6 निफ्टी में दमदार आईटी स्टॉक है, और अगर वो 6 स्टॉक आप अपना योगदान देने की कोशिश करें तो निफ्टी के लिए 18,000 की तरफ बढ़ना और पार करना, छूना आसान काम है। तो मेरा ये समझना है इस हफ्ते बाजार 18,000 को पार करने की तैयारी में है। एक थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए दीप, अगर जो मिल जाए, फर्ज करे अगर डाउ फ्यूचर 100-150 पॉइंट ऊपर हो जाए आज दिन के दौरान, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हल्की फुल्की डाउ की रिकवरी अगर और मिल जाए तो आज ही हम 18,000 की तरफ जाने को तैयार हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूती के साथ बना हुआ है। एक कमजोरी का सेशन बन सकता था, उसको बाजार ने आसानी से पचा लिया, बड़े एफआईज की बिकवाली के आंकड़ों को आसानी से पचा लिया। मेरा ये समझना है बाजार मजबूती के साथ 18,000 की तरफ जाने को तैयार है। रहा सवाल ट्रेंड का, ट्रेंड मैंने आज भी न्यूट्रल ही रखा है। मैं चाहता तो आज पॉजिटिव कर सकता था और कर भी देना चाहिए था, क्योंकि 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग आपको वीकली मिली है शुक्रवार को, और उस लिहाज से बाजार और ऊपर जाने को तैयार है। फिर भी एक दिन और इंतजार कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा ये समझना है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार 18,000 के पार निकलने की तैयारी में है और उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और वही स्ट्रेटेजी काम आएगी। जी दीप। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, 18,000 पार करने के लिए तैयार है बाजार। बैंक्स में बढ़िया एक्शन है, आईटी भी सहारा देने के लिए तैयार। तो सर बताएं फिर आज का सेटअप कैसे समझना है इसे? संकेत न्यूट्रल है, पॉजिटिव होते तो आज 18,000 की बात हम आज ही कर लेते। एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, डीआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। 17,700 17,750 आज के लिए दिन का सपोर्ट है। ये आपके लिए आसानी से टूटने वाला है नहीं, स्पेशली गैप से खुलने के बाद। इसके नीचे 17,600 650 ब्लाइंड बाय जोन है आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ऊपर 17,900 950 की रेंज में हम पहुंचेंगे, वक्त बिताएंगे। एक बार उसको पार निकलने के बाद 18,000 से 18,075 की रेंज है निफ्टी पर ऊपर की तरफ, जिस पर करना है आपको फोकस। बैंक निफ्टी 37,425 37,500 अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा आज। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन 37,050 37,150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है खरीदारी के लिहाज से, वहां हम पहुंचेंगे नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं?
37,975, 38,125, ये 150 पॉइंट की रेंज आज के लिए ऊपरी रेंज है। एक बार के लिए, एक बार 38,125, 150 को पार करे तो फिर उसके बाद 38,300 से 38,450 तक की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है, जिसकी संभावना बड़ी प्रबल है। अब की बार 38,000 को पार करके टिके दीप तो बढ़िया खरीदारी, फ्रेश तेजी, और 38,132 का जो हाई हमने शुक्रवार को बनाया उसके पार भी जाने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। लीडरशिप बैंक्स और आईटी से ही आनी है, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और लंबे समय बाद बैंक निफ्टी अपनी लीडरशिप को होल्ड कर रहा है। नहीं तो होता यह कि एक दिन बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, दूसरे दिन वापस वही कि अरे कुछ नहीं। तो अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार हफ्ते भर बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह यह कि सामने बजट है, और अब से लेकर बजट तक बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो चाहे सरकारी बैंक हो, सरकारी बैंक भी बहुत मजबूत दिख रहे हैं दीप, सरकारी बैंक भी यहाँ से अच्छी तेजी दिखाने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों ही बैंक्स और सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक्स दोनों ही बाय ऑन डिप्स है, इसमें कोई डाउट नहीं जी। बिल्कुल, तो बैंक्स बाय ऑन डिप्स हैं, आईटी को सहारा है, तो फिर दो अगर बाजार के दिग्गज पिलर्स तैयार है मूव करने के लिए तो अच्छे लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग रेंज क्या देख रहे हैं सर आज की? 17,750, 17,900 ये निफ्टी की छोटी रेंज है। 17,700, 17,950 मीडियम रेंज, 17,650, 18,000 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। 17,950, 18,000 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की, माफ कीजिएगा, निफ्टी की आज होनी चाहिए। बैंक निफ्टी 37,500, 37,975 यानी कि 38,000, ये छोटी रेंज है। 37,500, 38,000 राउंड फिगर में मान लें। 37,425, 38,125 ये मीडियम रेंज है, जो कि आपको शुक्रवार की रेंज समझकर चलें। और नीचे 37,050 थोड़ा दूर आता है सपोर्ट, ऊपर 38,300 और 38,450 की रेंज निकल कर आती है। तो 38,300 तक के लिए बैंक निफ्टी तैयारी करता हुआ दिख रहा है आज के लिए। एफआईज की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 2% बढ़कर आई है दीप, 66 से 68%, कंफर्टेबल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। पुट कॉल रेशियो 1.37 से घटकर 1.26 आया, बहुत अच्छी बात है, हल्का है, लाइट है, कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स 2% घटकर आया, ये भी अच्छा संकेत। तो तीनों ही संकेत ठीक है आज डेटा के लिहाज से जी। बिल्कुल, तो ज्यादातर संकेत अच्छे ही दिख रहे हैं बाजार के लिए। अच्छी बात है कि एक भी नेगेटिव संकेत नहीं है, न्यूट्रल, पॉजिटिव, और सारे लेवल्स भी आपके लिए हैं। बताएं सर, फिर मौजूदा पोजीशंस वाले क्या करें आज? डे ट्रेडर्स अगर थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाना चाहें 17,650 का लगाएं, जिनको छोटा लगाना है 17,600 का भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 17,700 का स्टॉप लॉस आप रखें। और अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पे 17,700 का रख सकते हैं। बैंक निफ्टी 37,400, ये आपका बनेगा स्टॉप लॉस डे ट्रेडर्स के लिए भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, दोनों के लिए यही दूर है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर किसी को डीप लगाना है तो बहुत दूर आता है 37,000 का, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। 37,400 आपके लिए काफ़ी है, दोनों ही इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। आइए, अगर अब आप शॉर्ट हैं तो वैसे आपके लिए स्टॉप लॉस जो क्लोजिंग बेसिस पे है वो 17,925 का है, क्योंकि अब तक आपको इस रनअप में बेस्ट क्लोजिंग जो मिली है वो 17,925 की मिली है 5 जनवरी को। अब अगर आज आप 17,925 के ऊपर बंद होते हैं, इवन 17,850 के भी ऊपर बंद हो जाते हैं, तब भी आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए। 17,925 के ऊपर बंद होने पर तो पक्का काटना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर्स चूंकि गैप से खुल रहे हैं, गैप से खुलने के बाद अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही है तो 18,000 का रखें। 18,000 के ऊपर आप बिल्कुल भी ना शॉर्ट रहें, ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल है निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी, शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस 38,000 है। 38,000 के ऊपर आप निकलते हैं इंट्राडे बेसिस में तो शॉर्ट काट लें। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको लंबा स्टॉप लॉस रखना है 38,000 रखें, अदरवाइज 37,750 के ऊपर बंद होता है तो शॉर्ट आपको काट लेनी चाहिए। ये आपके लिए दोनों ही स्टॉप लॉस है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जी दी। ओके, मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस भी क्लियर है। नई पोजीशन सर? खरीदे निफ्टी 17,700, 17,750 की रेंज में, स्टॉप लॉस 17,600 का होगा। स्टॉप लॉस दूर देने का पर्पस ये है कि अगर 17,650 आए तो और ऐड करें, 3 टुकड़ों में खरीद सकते हैं, 750, 700, 650। स्टॉप लॉस आपका 17,600 होगा। टारगेट जो बनेंगे छोटे वाले 17,800, 17,825, मीडियम 17,900, 925 और बड़ा टारगेट 17,950 का। लेकिन चूंकि मूड माहौल को देखकर और एसजीएक्स निफ्टी की गैप अप ओपनिंग को देखकर और कई लोग ये सोच भी रहेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी 70 पॉइंट की गर्मी क्यों खा रहा है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। डाउ फ्यूचर्स भी लाल निशान में है, अमेरिका भी ऐसा खराब ही बंद हुआ है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में
जो इतनी तेजी आपको इतनी मजबूती दिख रही है उसके पीछे एक स्टॉक है निफ्टी में, वो है टीसीएस। अगर टीसीएस में बायबैक की अनाउंसमेंट है, अगर टीसीएस आज 2 से 3% ऊपर खुल जाता है, 1.5-2% भी ऊपर खुलता है तो निफ्टी के लिए उतना काफ़ी है। और शायद यही वजह कि एसजीएक्स निफ्टी आपको अच्छा मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी खरीदारी करने की राय है और स्टॉप लॉस होगा 17,700 जो कि शुक्रवार का लो है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं, 2 छोटे टारगेट 900-925 के, जहां शायद हम खुलेंगे। 950 18,000 मीडियम टारगेट, 18,025 18,075 फाइनल टारगेट निफ्टी के लिए अगर आप खरीदारी करते हैं तो, और यही आपके लिए ज़्यादा सही होगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 17,950 से मूड बनाएं, माहौल देखें और 18,025 तक बेच सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि होगा आपका 18,100 का। नीचे के टारगेट 17,900 पहला टारगेट बनेगा, 825 800 मीडियम टारगेट, 750 700 फाइनल टारगेट, जिसके लिए ऊपरी स्तरों पर एक चांस आप बिकवाली का ले सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट करना नहीं जानते तो कोई ज़बरदस्ती और सिर्फ इसलिए शॉर्ट ना करें कि लॉन्ग नहीं कर पाएँ, तो इससे बढ़िया ये कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। फिर से दिन के दौरान अगर बाजार एक मौका दे, वहाँ से फिर से एंट्री करें, ये ज़्यादा ठीक हो सकता है आपके लिए। जी दीप। ओके, तो ये तो रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। जहां तक निफ्टी का सवाल है, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। बैंक निफ्टी पर क्या कर रहे हैं सर आप? खरीदारी करें। बेस्ट लेवल, बेस्ट रेंज जो है खरीदारी करने की दीप, वो है 37,425 से 37,525। इस 100 पॉइंट की रेंज में आए तो बैंक निफ्टी पक्का खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 37,350 का। टारगेट बनेगा 700 750 छोटे टारगेट है, 850 975 मीडियम टारगेट है और 38,125 का फाइनल टारगेट। चूंकि गैप से खुलने की संभावनाएं बढ़ रही है, ऐसे में एग्रेसिव ट्रेडर वाली स्ट्रेटेजी रखना बैंक निफ्टी में ठीक होगा। और बैंक निफ्टी में एग्रेशन रखने में कोई हर्ज भी नहीं है। और एग्रेशन ये होगा कि 37,400 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है खरीदारी। टारगेट जो पहला बनेगा वो बनेगा 37,975 का, अगर आप गैप एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर खरीदारी करते हैं। दूसरा टारगेट बनेगा 38,125 का, तीसरा 38,200, 38,300, 38,450 और 38,550। सो बेसिकली इस बार 38,000 38,050 को पार करके टिके दीप, तो हम 38,500 की तरफ बैंक निफ्टी में बढ़ रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। तो जो अब आगे की तेजी जो है उसमें बैंक निफ्टी का योगदान काफ़ी रहेगा, आईटी शेयरों का योगदान काफ़ी रहेगा, और ये दोनों ही निफ्टी को 18,000 के पार ले जाने की कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी को जाहिर सी बात है बैंकिंग शेयर 38,000 के ऊपर फिर से ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या शॉर्ट करना चाहिए? और आज जो शॉर्ट करने की मैंने रेंज दी है, आप सरप्राइज होंगे कि इतनी दूर की कौन देता है, लेकिन उससे पहले मुझे शॉर्ट करने में कंफर्ट आ नहीं रहा दीप। 38,450 38,550 अगर ये रेंज आए तो शॉर्ट कीजिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। 38,625 का स्टॉप लॉस लगाकर, हाँ अगर आप बहुत एग्रेसिवली है सोच रहे हैं, उस समय का मूड माहौल देखकर 38,300 के आसपास भी बेचना चाहे तो सोच सकते हैं कि 38,300 से शुरुआत करें। अदरवाइज 38,450 38,550 की रेंज में बेचना चाहिए। 38,625 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट जो बनेंगे 38,300 200 छोटे टारगेट, 125 और 38,000 मीडियम टारगेट, 37,900 37,750 फाइनल टारगेट। जी दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे लेवल्स। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ के मौके मिलने वाले हैं आपको, एंजॉय करिए, अच्छे लेवल्स रहेंगे। सर बैन लिस्ट भी डबल हो गई है। आरबीएल बैंक ऑलरेडी बैन में था और डेल्टा कॉप जिसके कल आएंगे नतीजे, उससे पहले ये भी बैन लिस्ट में आ गया। तो डेल्टा आरबीएल ये दो स्टॉक्स हैं बैन में। डेटा बताएं सर, जो आप सेलिंग की बात कर रहे थे, थर्सडे को एक बड़ी सेलिंग आई थी एफआईएस की तरफ से, बट फ्राइडे को वापस हल्का सा ही सही बट एटलीस्ट बाई फिगर तो आते हुए दिखा। कैसे समझे इस एक्शन को? और वायदा कारोबार में भी उनका एक्शन ठीक रहा, हालांकि हाथ थोड़ा इन्होंने रोका जरूर है सर। बिल्कुल दीप। तो पहली चीज ये कि कैश मार्केट में 500 करोड़ की खरीदारी अच्छी है एफआईएस की तरफ से। सामने स्टॉक फ्यूचर्स 64 करोड़ की बेचे, तो नेट आप कह सकते हैं 400 करोड़ 425 करोड़ की खरीदारी है स्टॉक्स में। इंडेक्स में 650 करोड़ की खरीदारी है। तो दोनों ही तरफ खरीदारी के आंकड़े नेट स्टॉक्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो मेरे ख्याल से ये आंकड़े अच्छे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 60-70 पॉइंट आप ऊपर बंद हुए, 66 पॉइंट निफ्टी पे और 250 पॉइंट ऊपर बंद हुए आप बैंक निफ्टी पे, क्या उस लिहाज से आंकड़े सफिशिएंट है? जवाब होगा ना, छोटे हैं। लेकिन बात ये नहीं कि आंकड़े छोटे, बात यह है कि छोटे आंकड़ों पर भी बाजार बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि अब सेलर कोई एग्रेसिव नहीं है। कैसे? घरेलू फंड को भले ही खरीदना ना हो, बेचना नहीं है। बेचा कितना है उन्होंने? महज 116 करोड़ का, जो छोटा है। ट्रेडर्स जो कुछ बिकना था पिछली सीरीज में बिक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब जो कुछ है वो थोड़ा बहुत खरीद ही रहे हैं।
उनको भी जल्दबाजी में बेचना नहीं है। तो जब जो पहली चीज थी ना दीपा, जो दिसंबर की सीरीज में, उससे बिल्कुल उल्टा होता दिख रहा है। दिसंबर की सीरीज में बायर्स गायब थे, आपको ढूंढने से बायर नहीं मिल रहे। जनवरी की सीरीज में सेलर्स गायब है, आपको ढूंढने से सेलर नहीं मिल रहे। नहीं तो इतने छोटे आंकड़ों पर आप 250 पॉइंट बैंक निफ्टी पर उछल जाए, 60-70 पॉइंट निफ्टी पर उछल जाए, ऐसा होता नहीं है। सो सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, और ऐसे में हल्की फुल्की खरीदारी अगर आपको आती है डेटा के लिहाज से, और हल्की फुल्की आपको ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी दिखती है, तो बाजार ऊपर निकलते हैं। वो होता हुआ दिख रहा है इन डेटा में, सबसे क्लियर कट यही बात निकल कर आ रही है। इतने छोटे आंकड़ों पर भी बाजार बढ़ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है जी। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है कि बाजार बढ़ रहा है इन आंकड़ों पर भी, और आगे भी देखते हैं ऐसे ही एक्शन रहेगा ये नहीं। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल सर? 17,800 निफ्टी पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही था, जहां 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में, 29 लाख शेयरों का कॉल्स में है। आज जाहिर सी बात है आप उससे 75-100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आज गैप से खुलने के बाद दीप आपके लिए 17,800 बेस बन जाएगा, और ऊपर रुकावट बनेगा 18,000 के कॉल्स पर 45 लाख शेयर हैं, तो 17,800 18,000 की रेंज में बाजार टाइम पास करने की कोशिश करेगा। बड़ी तेजी 18,025 के पार निकलकर बनेगी। कमजोरी का पहला संकेत 17,800 के नीचे आएगा। ये आपके लिए सारे के सारे संकेत। अब आइए बैंक निफ्टी। ज्यादा डेटा है नहीं, एक ही डेटा पर फोकस करिए, और वो है 38,000 का। 38,000 के कॉल्स पर 19 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 9 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े हैं। एक बार आपने 38,050 को आज फिर से पार किया, उसके बाद बैंक निफ्टी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, ये ध्यान रख लीजिए। इस बार बैंक निफ्टी में फिर से 38,050 के ऊपर निकलने पर दीप आग लगेगी, ये डेटा में साफ दिख रहा है। भले डेटा छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है, 20 लाख शेयर की शॉर्ट पोजीशन कोई बहुत मायने नहीं रखती, बड़ी नहीं है, लेकिन दूसरी बार 38,000 को पार करना, टिक पाना, बैंक निफ्टी में जोश भरेगा, और तब बैंक निफ्टी की यात्रा 38,450 550 तक की बनेगी 1-2 दिनों में। उसके लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए जी। दीप बिल्कुल तैयार हो जाइए, और बड़े लेवल्स के लिए बाजार जिस तरह से मोमेंटम है, जिस तरह से इस समय खबरों का और बाकी फैक्टर्स का भी सपोर्ट है। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आज की पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने। थोड़ी देर में सारे एक्सपर्ट से भी जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी आज के लिए और हफ्ते के लिए बेहतरीन पिक्स। पर उससे पहले कुछ खबरों पर डालते हैं नजर, और भरपूर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर भी जान लेते हैं। हमारी टीम है तैयार, देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज की ट्रिगर्स और कुछ खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो आप देखिए नतीजों के लिहाज से 5 पैसा, कैपिटल और जीएन एक्सेल्स, इन दोनों के नंबर्स आज जाहिर होते हुए दिखेंगे, तो इस पर नजर रखें। और साथ ही 7 इंडाइसिस हैं जो कि आज वायदा बाजार में लॉन्च होते हुए दिखेंगे, और आप देखिए ये सारे नए इंडाइसिस हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी माइक्रो कैप 250, निफ्टी इंडिया डिजिटल और निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी, ऐसे जो इंडाइसिस हैं वो वायदा बाजार में लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही जीएमआर इंफ्रा पर भी आपको नजर रखनी है, जहां पे जनवरी, फरवरी और मार्च के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स 10 जनवरी को एक्सपायर हो जाएंगे, और इसके जो एडजस्टमेंट्स होते हुए दिखेंगे। उसके बाद 11 जनवरी को नए वायदा बाजार में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही रेल टेल पर आपको नजर रखनी है, जहां पे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होने वाली है 21 जनवरी को, रिकॉर्ड डेट इसकी भी तय की गई है। और शेवियट बायबैक आज से शुरू होता हुआ दिखेगा, 21 जनवरी तक ये खुला रहेगा। 1725 रुपीज प्रति शेयर पर ये भाव तय किया गया है, और 4% की इक्विटी के लिए बायबैक आता हुआ दिखेगा। आनंद राठी वेल्थ पर आपको नजर रखना है, क्योंकि हमने आपको हर बार बताया कि जो लॉक इन पीरियड है एंकर निवेशकों का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा, और आज आनंद राठी वेल्थ के जो लॉक इन पीरियड है वो पूरा होता हुआ दिखेगा, तो इसी के चलते इस स्टॉक पर थोड़ी मूवमेंट आती हुई दिखेगी। एचपी एडेसिव T22 ग्रुप से बाहर हो जाएगा ये स्टॉक, और स्पंदना स्फूर्ति पर नजर रखें, जहां पे पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। पर आपको बड़े एडजस्टमेंट्स देखने मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि आज स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है, 2 से 1 रुपए फेस वैल्यू हो चुकी थी, स्टॉक आधा होता हुआ दिखेगा। और प्राइस बैंड रिविजन में आप देखिए 5% से 20% में एचपी एडेसिव है, जहां पे आपको नजर रखनी है, और 20% से 10% में वर्धमान होल्डिंग ये आता हुआ दिखेगा, तो इन सब पर आपको नजर रख के चलना है। ओके, तो ये है आपके लिए काफी सारी खबरें और कुछ ट्रिगर्स जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए चलते हैं वरुण के पास और जान लेते हैं उनसे आज की कुछ खबरें। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो सबसे पहले तो यहाँ महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। रात
11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। तो इसके चलते काफी सारे मल्टीप्लेक्स, एविएशन, होटल स्टॉक जो है वहां पे आप नजर रखिएगा। जिम जो है 50% की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। पहले तो जिम बंद करने की बात की गई थी, तो इसके चलते कहीं ना कहीं इन सभी स्टॉक्स पे आपको यहाँ पे नजर रखनी है। काफी फाइन प्रिंट निकल के आए हैं। इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स इसके लिए भी नजर में होंगे, क्योंकि घरेलू यात्री में 2 सप्ताहों में करीब 39% के आसपास की गिरावट देखने मिली है फ्लाइट्स में। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जहाँ पे भारत आने पे सभी यात्रियों को होम क्वारंटाइन रहना होगा। और नई गाइडलाइंस जो 11 तारीख से लागू होगी, 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। 8वें दिन आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कराना होगा। इसके अलावा इंडिगो ने एक अपडेट दिया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एयरलाइंस अपनी जो उड़ानें हैं उसमें 20% के आसपास की कमी कर रही है। 31 मार्च तक चेंज फीस जो है वो भी माफ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके चलते भी जो इंटरग्लोब एविएशन है वो आपके नजर पे रहना चाहिए। एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के नतीजे आए हैं, ऑलमोस्ट इन लाइन है। कंपनी के मार्जिन 9.6% पे आए हैं। 9.7% का अनुमान था। 586 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है। 600 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो नतीजे कहीं से कहीं तक खराब नहीं है, ऑलमोस्ट इन लाइन है। टाटा स्टील, इस कंपनी ने अपना Q3 का बिजनेस अपडेट दिया है, जहाँ पे जो टोटल स्टील उत्पादन है उसमें 4.3% की बढ़ोतरी है, लेकिन घरेलू स्टील बिक्री जो है उसमें करीब 5.1% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। यूरोप में जो स्टील बिक्री है 21.1 लाख से बढ़ के 21.5 लाख टन के आसपास रही है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। रियल एस्टेट काउंटर पे नजर रखेगा, क्योंकि ओबेरॉय रियल्टी ने अपना Q3 का अपडेट दिया है, जहाँ पे बुकिंग वैल्यू जो है वो 102 गुना बढ़ी है, यानी कि दुगनी हो चुकी है। और जो यूनिट्स बुक्ड है उसमें भी 58% का जंप देखा गया है। और शोभा, यहाँ पे भी जो टोटल सेल्स है 16 से 17% बढ़ी है। सेल्स वैल्यू में 18% की बढ़ोतरी है। और जो शोभा का सेल्स शेयर है उसमें 34% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अब तक की सबसे बेहतर है। बेंगलुरु में जो इस कंपनी की सेल्स हुई है पहले 9 महीनों में, वो अब तक की सबसे बेहतर मानी जा रही है। तो इसके लिए शोभा और बाकी रियल एस्टेट कंपनी जो है वहां पे भी आपकी खास नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो नतीजे और अपडेट्स तो दमदार रहे हैं। एवेन्यू देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, ओबरॉय या फिर शोभा देख लीजिए, तो इन सभी स्टॉक्स पर इंपैक्ट आपको जरूर दिखेगा। बट देवांशी, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास, बताएं इनके बारे में। सबसे पहले तो आपको एमजीएल पर नजर रखनी है, क्योंकि आप देखिए लगातार एमजीएल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई दिखी हैं और एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी की कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं। सीएनजी की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़कर अब 66 रुपए प्रति केजी होता हुआ दिखा और पीएनजी की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई दिखे हैं। 39.5 प्रति एससीएम होती हुई दिखी है। इससे साथ ही केसी इंटरनेशनल पर आपको नजर रखनी है, जहां पे कंपनी को 1025 करोड़ के एक नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे। जो ऑर्डर इनटेक है वो 13,000 करोड़ तक FY22 अभी तक के जो FY22 है वहां तक कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। SJVN, इस पर नजर रखें, कंपनी को यूपी सोलर पार्क के लिए 125 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए एक नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और आप देखिए जो टैरिफ है वो करीब 2.98 किलोवाट प्रति किलोवाट पर कोट किया गया है। इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में। और बजाज हिंदुस्तान के लिए स्लाइटली नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। यूपी सरकार ने कंपनी को 1000 करोड़ के जो असेट्स हैं वो जब्त करने के लिए मंजूरी दे दी है, क्योंकि आप देखिए कंपनी के जो फार्म ड्यूज है वो करीब 2361 करोड़ के थे और ऑलरेडी कंपनी ने पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं। वहां से लगभग 1000 करोड़ के जो अमाउंट है वो कंपनी के यहाँ से जब्त कर सकती है। ये मंजूरी फिलहाल मिलती हुई दिख रही है, तो स्लाइटली नेगेटिव इस कंपनी के लिए भी होता हुआ दिख रहा है। डीएलएफ के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे दिल्ली में कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। लग्जरी प्रोजेक्ट है, 4 टावर्स होंगे और 913 फ्लैट्स का ये प्रोजेक्ट बनता हुआ दिख रहा है। हर फ्लैट की जो कीमत है वो 3 करोड़ से ज्यादा है। तो आज सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट डीएलएफ पर देखने मिलेगा। एब्सोल्युटली, तो रियल एस्टेट स्टॉक्स पर तो आपको अच्छा इंपैक्ट दिखेगा ही। बजाज हिंदुस्तान पर रखिए नजर, नेगेटिव खबर का भी इंपैक्ट इस पर आपको दिखने वाला है। पर आज भरपूर रिपोर्ट्स भी हैं, देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कहना है आज ब्रोकरेजेस का। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए डीमार्ट यहाँ पर नतीजा है। नतीजों के बाद ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो उन्होंने रेटिंग को जो है अपग्रेड किया है, अंडर वेट से बढ़ाकर अभी इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं।
4,338 रुपए का लक्ष्य दिया। हालांकि 4,730 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि मार्जिन के दम पर आप देखें तो नतीजे जो है इनके अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है। लेकिन मैक्वायरी ने जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा लक्ष्य जो है मैक्वायरी दे रहे 5,450 रुपए का, लेकिन ये मान रहे कि मुनाफा जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है इनके अनुमान से कमजोर है। जेफरीज मान रहे कि जो नतीजे ना अनुमान से ज्यादा है ना कम है, बिल्कुल इनलाइन देखने को मिले, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस सिर्फ एडजस्ट किया है, 3,700 से बढ़ाकर 3,800 कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया 4,730 की जो है क्लोजिंग है। यूबीएस देखे तो स्टॉक के ऊपर बेरिश है, बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए 3,500 रुपए का लक्ष्य दिया है। क्रेडिट स्विस ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 3,600 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा नजर रखनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 2,436 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है, 2,950 रुपए का लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कि रिलायंस रिटेल में अगर आप देखें तो आगे जाकर 36% एबिटा सीएजीआर की ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए स्टोर एडिशन और अच्छी ई कॉमर्स रेवेन्यू के चलते स्टॉक के ऊपर ये बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,925 रुपए के लक्ष्य के लिए। गुजरात गैस सिटी की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 800 रुपए के लक्ष्य के लिए। 685 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है और इन्होंने 90 दिनों के लिए स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट श्रेणी में डाला और मान रहे कि अगले 90 दिनों में स्टॉक में अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। सरप्राइजिंग रिपोर्ट आई है एसबीआई कार्ड्स पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जहां पर बिकवाली की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 927 क्लोजिंग है, 654 का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं बर्नस्टीन अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें और अभी भी बुलिश स्टांस बरकरार है 1,330 रुपए के लक्ष्य के लिए। आईटी स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी क्योंकि ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं पूरे आईटी पैक पर। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं। एचएसबीसी की तरफ से देखिए रिपोर्ट आई इन्फोसिस पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 2070 से बढ़ाकर 2105 कर दिया है, 1814 जो है क्लोजिंग है। एलएनटी इन्फोटेक एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ा है 6,675 से बढ़ाकर 8,100 कर दिया, 7,205 की क्लोजिंग है। एलएनटी टेक्नोलॉजीज पर अगर आप देखें तो यहां पर होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया, हालांकि 4,170 से बढ़ाकर 4,795 कर दिया है, 5,780 के करीब की क्लोजिंग है। और अंत में टीसीएस यहां पर एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य बढ़ा है, 4,135 से लक्ष्य को बढ़ाकर 4,190 कर दिया है, 3,850 की जो है क्लोजिंग है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जहां पर आईटी शेयरों में लगभग सबके टारगेट्स बढ़े हैं, सबके है ना? तो रिजल्ट आने के पहले ही टारगेट बढ़ना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सर, चलो ये अच्छी बात है। तो आईटी शेयरों पर रहेगा फोकस और फोकस करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स पर जो हैं तैयार है। और आज हफ्ते का पहला दिन सोमवार मिलेगी आपको पिक ऑफ द वीक, इस हफ्ते का शेयर। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी की राय है 722, 722 का स्टॉप लॉस है, 761, 761 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर है पिक ऑफ द वीक। ओके, टाटा कंज्यूमर पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय बंसल जी की आज खरीदारी के तौर पर। पहला स्टॉक पिक ऑफ द डे। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आपने कहा पिक ऑफ द वीक दें, लेकिन अनिल जी मैं आज बर्थडे पिक देने वाला हूं। आपको बुझाना यह है कि आज बर्थडे है किसका अनिल जी? आप ही का होगा और किसका होगा? अनिल जी देखिए, मेरे बर्थडे पर तो आप पिक देंगे तो अनिल जी बर्थडे किसी और का है अनिल जी? और किसका है? दीप का तो नहीं है, बंसल जी का है? बिल्कुल ठीक है अनिल जी, आज बंसल जी अनिल जी 1 साल और अरे क्या बात, बंसल जी 1 साल और यंग हो चुके हैं। वाह बंसल जी, बहुत बहुत बधाइयाँ जन्मदिन की आपको। क्या बात है, मतलब मैं वो सोच भी रहा था आज कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हम, और व्यस्त भी रहें हमारे साथ, यही बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंसल जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कुणाल जी। जी कुणाल जी दीजिए अब बर्थडे पिक आप बंसल जी को बताएं सर। तो अनिल जी बंसल जी के 25वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर
अनिल जी खरीदारी की राय है नाल्को में। नाल्को में हमने अनिल जी शुक्रवार को भी बात की थी, जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिखा है और मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 125 तक सीधी दौड़ लगाएगा। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह का वॉल्यूम एक्शन हमने शुक्रवार को देखा, मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको तेजी बनते दिखेगी। 106 रुपए पर 106 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 117 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 122 रुपए का। 117, 122 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है नैल्को में आपके लिए खरीदारी करने की राय। नैल्को हिंडाल्को दिख रहे हैं बेहद 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 मजबूत। आइए बढ़ते हैं आगे। जैन साहब भी तैयार है। जैन साहब सुप्रभात। सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई ऐसा सुनने में आया है जयपुर और पूरे देश भर में, सही है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आबू रोड तो माउंट आबू तो माइनस पे आ गया है, -2 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री नीचे गया और जयपुर भी ठीक ठाक ठंड था। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे जो पहले तो बारिश आ रही थी तो ठंड कम थी, अब बादल जब छट जाते तो गर्मी और ठंड और बढ़ गई। बट मजा आ रहा है, आनंद ले रहे हैं अनिल जी। देखिए आप अंदर भी इनर पहन के आया हूँ वहां से। बिल्कुल, तो चलिए अच्छा है इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पिक हो जाए आपकी इस हफ्ते के लिए, बताएं सर। बिल्कुल, पहले तो गर्मा गर्म विशेस, वेरी वार्म विशेस टू बंसल जी, हमारे एवर यंग एंड हमेशा वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बंसल जी। जबरदस्त यंग दिखते हैं आप तो, और 1 साल यंग हो गए एकदम, कुणाल जी ने सही बोला। और अब पिक्स पे आ जाता हूं मैं। पिक्स में देखिए मैं मेरी लास्ट वीक की जो पिक्स है मैंने उसमें 4 पिक्स दी थी जो वीकेंड शो था। टाटा केमिकल्स मैंने एफएनओ पिक के तौर पे दिया था इंट्राडे, और वेस्ट कोस्ट पेपर जब देख रहे थे कि लास्ट वीक पेपर स्टॉक्स में थोड़ा माहौल बन रहा है तो मैंने वेस्ट कोस्ट पेपर को इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे दिया है। और अब क्योंकि रन अप टू द बजट है और एग्री इनपुट्स पे काफी फोकस्ड है, सरकार भी फोकस्ड रहती है और सब लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत रहते हैं, तो वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है उसको मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया है। और चूंकि पीएसयू स्टॉक्स अब थोड़ा परफॉर्म करने लगे हैं और जीआरएससी में देखिए हमने जिस तरीके का मूव देखा, तो हो सकता है कि भारत डायनेमिक्स भी थोड़ा मूव दे दे, तो भारत डायनेमिक्स को मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया। तो ये 4 पिक्स थे मेरी लास्ट वीक की और इस वीक के लिए। और अब मैं अगर आज के लिए अगर मैं बोलूं तो आज के शो के लिए स्पेशली जो गर्मा गर्म पिक्स है वो है सुप्रीम पेट्रोकेम, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट जेम स्टॉक रहा और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग जेम्स रहा है। तो सुप्रीम पेट्रोकेम और धामपुर शुगर और बर्जर पेंट्स, इन पे ध्यान दिया जा सकता है। ये 3 स्टॉक्स मेरी तरफ से। ओके, तो पहले तो इस हफ्ते के लिए सुप्रीम पेट्रो, बर्जर पेंट्स और धामपुर शुगर, तो 3 शेयर हैं जो जैन साहब को पसंद है। पिछले हफ्ते के जो थे वो दिए थे आपने वीएसटी टिलर्स, भारत डायनामिक्स और 2 और स्टॉक कौन से थे जैन साहब? बिल्कुल, मतलब पिछले हफ्ते मतलब जो फ्राइडे वीकेंड शो पे दिया मैंने, इस हफ्ते के लिए जो पिक्स है वो टाटा केमिकल्स और वेस्ट कोस्ट पेपर, वीएसटी टिलर्स एंड भारत डायनामिक्स। ठीक है, तो ये 4 और 3 7 स्टॉक 7 दिन के, मतलब आपने पिक ऑफ द वीक में सैटरडे संडे के भी दे दिए। मंडे से फ्राइडे मार्केट रहते हैं, 4 अनिल जी 4 शुक्रवार के मार्केट चल रहा है, इस मार्केट को छोड़ना नहीं है। और बजट तक तो मुझे लगता है कि खूब धूम मची भी रहेगी मिड कैप स्मॉल कैप में, जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है। और देख ही रहे हम कैसे माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सर, माहौल तो जोरदार बना हुआ है। ये माहौल और बढ़ता हुआ दिखेगा, बनता हुआ दिखेगा। अच्छा, इस माहौल के बारे में जैन साहब आपको और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को और हमारे दर्शकों को भी एक चीज़ बता दूं, आज से हम हमारे बजट शोज़ की भी शुरुआत कर रहे हैं और बजट की पूरी प्रोग्रामिंग की भी शुरुआत करें। तो पहली शुरुआत जो होती दिख रही है वो ये है कि सुबह 9:20 पर अब हर रोज़ आपको मिलेगा आपके बजट में सस्ता शेयर। जी हाँ, तो आपके बजट में सस्ता शेयर, ऐसा शेयर जो सस्ता है चाहे वैल्यूशंस के लिहाज से, चाहे बजट में आने वाले कुछ ऐलानों के लिहाज से, जो आपको एक अच्छा ट्रेडिंग का मौका आपसे लेकर बजट तक दे सकता है, साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। तो 9:20 पर आपके बजट में सस्ता शेयर मिस मत कीजिएगा। हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च स्टॉक आपको मिलेगा। बजट माई पिक, हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको एक बेहतरीन शेयर बजट के लिहाज से खरीदारी के लिए बजट माई पिक हर रोज सुबह 9:45 पर अब से लेकर बजट तक बजट माई पिक आपको मिलेगा। इसके अलावा मार्केट मांगे मोर, बाजार को क्या चाहिए बजट से, इस सीरीज की भी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। मनीष सोनथालिया साहब हमारे साथ होंगे, डायरेक्टर और CIO हेड इक्विटीज़ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के जाने माने दिग्गज और गहरी नॉलेज रखने वाले, उनसे भी हम आज करेंगे मुलाकात। न्यूज़ पर यूज़ में भी हम आज से बजट पर चर्चाएं शुरू कर रहे हैं, तो
तो हमारे साथ जो भी मैनेजमेंट होंगे उनसे हम उनका बजट आउटलुक लेंगे। आज कई सी इंटरनेशनल हमारे साथ हैं, विमल केजरीवाल साहब होंगे, उनसे कंपनी सेक्टर के साथ साथ बजट की उम्मीदों पर भी होगी बातचीत। लेकिन इसके साथ ही एक बेहद खास बात जो हर बजट पर हम देते हैं, पिछले साल हमने बजट की थीम रखी थी ग्रोथ की वैक्सीन, कि ये वो बजट है इस बजट में वित्त मंत्री ऐसी वैक्सीन देगी जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। और आपने देखा किस तरह से इकोनॉमी ग्रो होकर आई है। इस बार की हमारी थीम है वैक्सीन तो लग चुकी है लेकिन अब जरूरत है इकोनॉमी को बूस्टर डोज की। तो इस बार की हमारी बजट थीम है ग्रोथ बूस्टर, बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर। आइए इस बजट की एक प्लानिंग की हमारी झलक देखिए आप। पिछले बजट में मिली इकोनॉमी को ग्रोथ की वैक्सीन, क्या इस साल मिलेगा ग्रोथ का बूस्टर डोज? कब मिलेगा? 1 फरवरी को। कहां मिलेगा? नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। देगा कौन? स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्यों चाहिए बूस्टर डोज? महंगाई घटाने के लिए, नौकरियां बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को और मजबूत बनाने के लिए। बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर देखिए मेरे साथ 1 फरवरी को सुबह 7 बजे से सिर्फ जी बिजनेस पर। तो 1 फरवरी को बजट देखिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ जो मुस्कुराते हुए चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सब के सब होंगे और हमारे स्टूडियो में होंगे। उम्मीद करें कि तब तक कोरोना का कहर कम हो जाए और घूमना फिरना, निकलना, आना जाना आसान हो जाए। तो हमारी जो BSE बजट स्टॉक एक्सचेंज जिसका इंतजार आप सबको रहता है, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और बजट के लिए आप सब भी कमर कस लें। आइए सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत कीजिए अपने हफ्ते के इस पसंदीदा शेयर के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस वीक के अंदर टेक्सटाइल स्टॉक्स पे नजर रखें। टेक्सटाइल स्टॉक में रेमंड चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। 635 640 के आसपास रेमंड के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 620 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर के अंदर 660 रुपए से लेकर 670 रुपए तक का मूव रेमंड के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा रेमंड। ओके, रेमंड्स खरीदें, ये राय है सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। और वागले साहब भी हैं तैयार। गुड मॉर्निंग वागले साहब, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द वीक है प्राज इंडस्ट्रीज। 372 का बंद है, 356 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मुझे लगता है ये 410 415 तक जा सकता है। ये पूरे वीक का व्यू है। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज यानी कि शुगर शेयरों से रिलेटेड सारे स्टॉक्स मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो धामपुर शुगर जैन साहब ने अपनी पिक के तौर पर दिया हो या फिर प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पर पसंद आया हो वागले साहब को। कुणाल जी जरा नजर डालिए GMR इंफ्रा पर। आज GMR इंफ्रा के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर हो जाएंगे और कल से फिर से ट्रेडिंग शुरू होगी। लेकिन कल से जो ट्रेडिंग शुरू होगी उसमें होगा सिर्फ एयरपोर्ट वाला कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कारोबार अलग हो जाएगा, वो बाद में अलग से लिस्ट किया जाएगा। तो जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी पोजीशन है वायदा कारोबार की, आज 3:30 बजे जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी उस पर सेटल हो जाएगी और फ्रेश पोजीशन आपको कल बनानी होगी नए कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से। बताएं सर GMR इंफ्रा के लिए क्या लेवल्स हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, किसी की कोई भी पोजीशन हो तो क्या टारगेट्स रखे जाए, क्या स्टॉप लॉसेस रखे जाए? देखिए निजी 44.5 यानी कि 44.5 पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। और शुक्रवार को भी जब हमने देखा इस खबर के आने के बाद एक गिरावट आई तो 44.5 जो है वो लेवल ब्रीच नहीं हुआ। मुझे लगता है 44.5 के ऊपर अगर टिका रहता है तो आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। 44.5 का स्टॉप लॉस रख लें जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, इस लेवल के नीचे एग्जिट करना है। अन्यथा मुझे लगता है कि ये 46.5 से 44.5 के बीच में आज का दिन बिता सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए GMR इंफ्रा। कल जो इनका डीमर्जर है उसकी भी एक्स डेट है, तो उसके तहत वायदा कारोबार में एडजस्टमेंट आज होंगे क्लोजिंग के बाद, इसलिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स कल से आपको फिर से इस पर बनाने होंगे आने वाली सीरीज और करंट सीरीज के लिए भी। आइए GMR इंफ्रा पर तो हमारी नजर है ही, बट एविएशन संबंधित बाकी सेक्टर, बाकी स्टॉक्स पर भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से काफी सारे नए रेस्ट्रिक्शंस आए हैं। साथ ही घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक में करीब 2 हफ्तों में 40% की कटौती देखी और इंडिगो अब कह रहा है कि फिलहाल जो इनकी फ्लाइट्स है उसमें से 20% फ्लाइट्स को रद्द या फिर कम करना पड़ सकता है। सुमित जी कैसे देखें इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के चार्ट्स को? देखिए इंडिगो के अंदर अभी साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, इसका जल्दी ऊपर का ब्रेकआउट आना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल मजबूत है,
2050 का लेवल जैसे ही ऊपर में टूटेगा तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1930 1900 के आसपास है, 1900 और 1930। कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें, और ऊपर का जो ब्रेकआउट आएगा 2050 का और एक वॉल्यूम्स के साथ अगर ये मूव देखने को मिल जाएगा तो फिर स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन मिल जाएगा, और 2200 से 2250 के लेवल पोजिशनली इंडिगो के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में इसमें खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, डिप्स में करें खरीदारी। इंडिगो में फिलहाल चार्ट्स बिगड़े नहीं, माहौल भले बिगड़ता हुआ दिख रहा है। 40% घरेलू यात्री कम हो चुके हैं इंडिगो और स्पाइस जेट के लिए, वापस से जो कोरोना का कहर फैला है और उसके चलते हुए लोग थोड़े कम ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, ये बात तो साफ दिख रही है। आइए जय ठक्कर तैयार हमारे साथ। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, ओवरऑल ये वीक में अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीएसएफसी में एक अच्छा मूव हमें आते हुए देखने मिल सकता है। करीब 122 के आसपास का क्लोज है ये स्टॉक का, और मेरा जो टारगेट ऊपर में बन रहा है वो है 134 का। सो 134 के टारगेट्स के लिए जीएसएफसी को खरीदना है अनिल जी। नीचे में जो सपोर्ट बनकर आ रहा है इसका, दैट इज अराउंड 118, तो केवल 4 पॉइंट का एक रिस्क है, बट अपसाइड में मैं देख रहा हूँ लगभग 12 रुपए का एक जगह है ऊपर में, एक अच्छा मूव ऊपर में आते हुए देखने मिल सकता है। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला है ये स्टॉक में, दैट शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अनिल जी। 1:3 का एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। सो जीएसएफसी रहेगा मेरा ये वीक का पिक ऑफ द वीक। ओके, पिक ऑफ द वीक जीएसएफसी खरीदें 134 के टारगेट के लिए। विश्वेश जी को क्या पसंद है खरीदारी के लिए, आइए जान लेते हैं। विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, लास्ट वीक में जिस हिसाब से शुगर स्टॉक्स में मूवमेंट आया था, मुझे लगता है ये वीक में शायद वो कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरी ओर से जो पिक है वो है धामपुर शुगर। मैंने पास में भी रिकमेंड किया है, और अनिल जी अगर आपको याद हो तो 2 वीक पहले हमने प्राज रिकमेंड किया था 300 पे, तो ऑलमोस्ट 390 हो गया, तो दैट इज़ 30% मूव। मुझे लगता है धामपुर शुगर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे, और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो मतलब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी नज़दीक है, 310 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी, और मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 390 395। तो मुझे लगता है ये वीक के लिए धामपुर शुगर को खरीदारी करनी चाहिए 310 के स्टॉप लॉस के साथ 395 के टारगेट के लिए। ओके, तो धामपुर शुगर पिछले हफ्ते सिमी जी को पसंद था, आज जैन साहब को भी पसंद है, विश्वेश जी को भी पसंद है, तो धामपुर शुगर धमाल करने को तैयार है हम भी फर्स्ट रेट के लिए हेडलाइंस के साथ।